जो पेपर 2 का जो है, जो इंडियन इकोनॉमी है, इसको हम लोग सेक्शन 2 बोलते हैं। सेक्शन 2 है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें से आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 6, ठीक है। इसमें से आपको जो लिखना है, अटेम्प्ट करना है, वो 3 क्वेश्चन करना है, ठीक है। मार्क्स आपका इसमें रहेगा 50 क्वेश्चन एक, यानी कि 150 नंबर का। केवल इंडियन इकोनॉमी से आपको 150 नंबर का सवाल रहेगा। 6 सवाल रहेगा सेक्शन बी में, 3 अनिवार्य रूप से लिखना है और 50-50 नंबर का सवाल आपको रहेगा। तो केवल इंडियन इकोनॉमी अगर पढ़ लेते हैं तो 150 नंबर का आपको सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका है। अब इसकी जहां तक बात होती है पैटर्न और सिलेबस की, तो सिलेबस एक नज़र में हम लोग जल्दी से देख लें। सिलेबस इसलिए देखेंगे कि आपको आइडिया लग जाएगा पढ़ना क्या क्या है इसमें और कितना अब तक इसमें रिपीटेशन करके पूछा गया है, ठीक है ना। उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं। बहुत छोटा सिलेबस है, ज़्यादा नहीं बड़ा किया गया है, उसी हिसाब से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लिखते जाइएगा आप लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा, ठीक है, ढांचा। इसमें है, यही लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। ये इसमें जो आपको सवाल बनता है वह सवाल बनेगा कई तरह का, जैसे कि आप इसका फीचर्स है। पहला सवाल इसमें से बनेगा आपका फीचर्स, FEATURES, फीचर्स यानी विशेषता है। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषता है। विकसित है, अर्ध विकसित है, विकासशील है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसकी एक फीचर्स आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वो बता रहे, इसे पढ़ना है पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है या प्रकृति, ठीक है। इसमें गरीबी, अब गरीबी में बहुत सारा चीज आता है, कारण, परिणाम, प्रभाव, दूर करने के उपाय, सुझाव, ठीक है। ये सारे चीज आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तीसरा इसमें पढ़ना है बेरोजगारी। सिलेबस इतना ही है, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न से ये सारी बातें निकल के आती है कि पढ़ना क्या। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, अब इसमें वही पढ़ना है, कारण, प्रभाव, ठीक है, दूर करने के उपाय, सरकारी प्रयास, सरकार अब तक क्या किया, इसमें भी होगा सरकारी प्रयास। इतनी डायमेंशन आपका इसमें लगभग घूमेगा, ठीक है। इसमें एक सवाल है, कई बार पूछा गया, राष्ट्रीय आय का वितरण, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय का वितरण। तो कभी कभी पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन इससे सवाल हमेशा रहता है। इसे घुमा के सवाल जो है इस तरह का आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें कभी कभी देखा गया है, कभी कभी जो है सवाल एक बना है, वो बना है ना, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी क्षेत्र, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। कभी कभी पूछा है, लेकिन मेन फोकस्ड है यहाँ ये और ये, याद रखिएगा। अब इसी में अप्लाइड पूछेगा घुमा के, इसमें कुछ जोड़ दे, मनरेगा जोड़ देगा कि बताइए मनरेगा जो है बेरोजगारी को दूर करने में कहाँ तक कारगर हुई है। इसे पूछ देगा कि बताइए जो सरकार की विभिन्न योजनाएं गरीबी उन्मूलन का, अब जैसे क्या है, RLGP है ना, NRLM है, SRLM है, जितने भी योजनाएं चल रही है वो सब कहाँ तक जो है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, ये सब गरीबी दूर करने में कहाँ तक कारगर है। तो इसमें भी मनरेगा जोड़ देगा कि मनरेगा कहाँ तक गरीबी दूर, तो अप्लाइड करता है, लेकिन मेन चैप्टर आपका यही है जो इस तरह से इसमें सवाल पूछता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए, जान जाइए इसमें से आपको इतना सवाल। चलिए आगे बढ़िए, लिख लिए। दूसरा सेक्शन है एग्रीकल्चर, कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। अब कृषि से जुड़ा हुआ, अब कृषि का पिछड़ापन, क्यों कृषि है, बैकवर्ड क्यों है, यानी समस्या क्या है इसका। इससे है कृषि का पिछड़ापन, भारत में या बिहार में पिछड़ापन, कृषि की समस्याएं, हरित क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति, सब इसी में आता है, ठीक है। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा चीज है कि जो VVI क्वेश्चन है, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, ठीक है,
इसमें दूसरा है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। इसमें से ज्यादा सवाल पूछा है। एग्रीकल्चर से बहुत सारा चीज पूछे, इसी में पूछता है किसानों की आय दुगनी करना, एमएसपी करना, ये सारी चीजें जो है आपका पूछेगा, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद एक पूछता है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी, ठीक है, यानी कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान, अर्थव्यवस्था में योगदान, ठीक है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी, ठीक है। ये तीनों बात आप पढ़ेंगे। सवाल यहाँ से एक बनता है, पूछ सकता है आपसे, न कर सकता है, ठीक है। तीसरा आता है, इसका तीसरा सेक्शन है, वह है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। अब इसे बहुत सारा है, 1956 है, 1977 है, 1981 है और 1991, जिसको हम एलपीजी के रूप में जानते हैं या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नेप के रूप में जानते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति आपको पढ़ना है। ये सब उतना नहीं पूछा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा 1991 का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था, जिसको हम लोग नेप बोलते हैं, या एलपीजी, लिक्विडेट है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसी 1956, 1977, ठीक है, 1981, 1991, बहुत सारा है बना, ठीक है ना, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा है इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको एमएसएमई बोलते हैं, ठीक है ना, SME, स्मॉल मीडियम, है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्लस लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बृहत उद्योग और लघु उद्योग, ये दोनों आते हैं इसमें, ठीक है, बृहत उद्योग और लघु उद्योग दोनों आते हैं, ठीक है। और इसमें तीसरा है MRTP एक्ट, ठीक है, ये पूछा है कई बार, 2-3 बार पूछा है, तो हो सकता है आपको पूछे, पढ़ा दिया जाएगा। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक नियम एवं व्यापार अधिनियम, ये MRTP है, ठीक है। मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी एक्ट, ठीक है, मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन ट्रेड, है ना, प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाएंगे, इसमें से देखिएगा। तो देख कितना आपको इसमें से पढ़ना है, ठीक है। वो एक पार्ट देख लिया जाएगा, कौन पार्ट इसका कहाँ क्या है, इतना तक लिख लिए। उसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, 3, 2, 3, 4, चौथा एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, कृषि कीमत नीति। इससे सवाल आपको पूछता है, ठीक है। इसी में पूछेगा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, MSP जो घोषणा करती है सरकार, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद इसी में पूछेगा डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, किसानों की आय दुगनी करने के लिए। इसी में एक क्वेश्चन जो है पार्ट पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, वह है आपका PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है? जन वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। इसमें ये भी चूंकि प्राइस का ही है, प्राइस पॉलिसी का ही है, फेयर प्राइस की दुकान होती है, वहां से बढ़ता है। अब इसमें कन्या अंत्योदय योजना है, 35 kg अनाज है, कंट्रोल रेट पर जो है गेहूं, चावल, चीनी उपलब्ध कराना है। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्वेश्चन बराबर पूछा, इससे पूछा गया, इससे पूछा गया, इससे ही पूछा गया सवाल। ये एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी से सवाल आता है, समझ गया ना। तो ये चीज आपको दोनों इसमें से पढ़ के जाना है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें 2 ही पार्ट पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी हो गया, अब इंडस्ट्रियल प्राइस पॉलिसी पर उसको पढ़ना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्राइस पॉलिसी में क्या पढ़ना है? बजट पढ़नी है, बजट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे बजट। बजट में दोनों पढ़ना, इंडिया का बजट प्लस बिहार बजट। पब्लिक फाइनेंस ही बजट पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है, दोनों जगह बजट पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको बजट पढ़ना है फिजिकल पॉलिसी के रूप में। इसमें क्या पढ़ना है? बजट जैसे अभी हम लोग का कौन सा चल रहा है ईयर, तो
23-24 ये बजट पढ़नी है। और अगर बैक पूछता है तो बैक में पूछेगा 2022 और 23, इसे पूछेगा उपलब्धियां, ऐसे पूछेगा प्रारूप और उद्देश्य। डेटा इससे बहुत सारा होता है। इसी में एक पढ़ना है FRBM एक्ट, ठीक है, ये पढ़ना है इसमें, फाइनेंशियल रेगुलेशन बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, जो कि 2016 में NK सिंह कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर बना था। इसी में फिजिकल डेफिसिट को फिक्स किया गया था 3.5% के रेट के हिसाब से रखना, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छठा फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार, ठीक है। तो विदेशी व्यापार में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है ना, जो है इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। BOP पूछ देगा भारत का भुगतान संतुलन की दिशा क्या है, दशा क्या है, कंडीशन एंड द ट्रेंड्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया, ये पूछ देगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। उसके बाद न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, ये आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये है जो नई जो है अभी आई है तो उसके बारे में पूरा जो नीति है, हाँ 23 का जो कि नीति है वही हाल का, तो उसको हम लोग को विशेषता बारे में जानना है, उसको समझ लेना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको उसमें पढ़ के जाना पड़ेगा, तब आपका पकड़ा पाएगा, ठीक है ना। तो 2 हो गई। और तीसरा इसमें कभी कभी देखा गया है, इसी में से जो है यहीं पर लास्ट में पूछा गया FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, FDI के बारे में पूछा गया सवाल इसी से उठा के, फॉरेन ट्रेड से। तो इसमें बजट में लिख दिया, इसमें लिखना है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ FDI होगा या FFI, FDI ज्यादा आता है, FII भी है ना, पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वहीं से आ जाता है, इसी में पढ़ना है। देखिए विदेश से संबंधित जो विनिवेश है, तो डिसइन्वेस्टमेंट भी पढ़ना, इसी में पढ़ लेना है, दिक्कत तो है नहीं कहीं, ठीक है ना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसमें आ जाएगा, या विदेशी संस्थागत निवेश पढ़ाएंगे सब। अभी तो केवल आपको मतलब मेन चीज बता रहा है कि उसमें से पढ़ाना ही है, बताना ही है उसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ 6 क्वेश्चन हो गया, 6 सवाल आपका तैयार हो गया इसमें से। चलिए अगला 7वां सवाल देखिए। अब इसमें जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका कमांड होगा वो अपना वहां लिखिएगा, जो बढ़िया याद होगा, जिसमें इसमें डेटा का खेल बहुत ज्यादा होता है, तो डेटा वगैरह जिसका आपको याद रह पाएगा बढ़िया, तो वो लिखिएगा वहां। आपको इस क्वेश्चन का सिलेक्शन वहां अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से कीजिएगा, जो आपको फंस जाएगा, जो अच्छा याद रहेगा, तो वो सब अपना लिखिएगा। उसके बाद है इसमें छठा 7वां इंडियन प्लानिंग, ये चैप्टर का नाम है आपका, ठीक है। इसमें जो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे जो हिट क्वेश्चन है वो है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के बारे में सारा चीज पढ़ेंगे, क्या है रचना इसकी, क्या है कंस्ट्रक्शन, क्या है उद्देश्य, क्या है इसकी रणनीति, क्या है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें पढ़ा जाएगा। नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा गया है, लगातार 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया। और इसी में लगले पढ़ेंगे हम लोग 15वां वित्त आयोग, 15th फाइनेंस कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट। ये दोनों चैप्टर दोनों पढ़ के जाना है, दोनों में अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि 67 में भी पूछा गया है, लगातार पूछा जा रहा है। पहले पूछता था 12वीं योजना, 11वीं योजना, तो खत्म हो गया, तो नीति आयोग आ गया, तो नीति आयोग से ही जा रहा था, ज्यादा करके सवाल पूछा जा रहा है, बन रहा है। एक पिछला बार रणनीति पूछा है, हो सकता है इस बार उद्देश्य रचना पूछ दे आपको, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, उद्देश्य क्या है। जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा सेगमेंट पढ़ लेंगे, नोट्स भी आपको हम देंगे या पढ़ाएंगे, पूरा सेगमेंट ही उसको मतलब बता देंगे कहाँ से क्या, उसमें से अपना पॉकेट उठा के आप अपना वहां पर लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद है फाइनेंस, फाइनेंस से क्वेश्चन पूछता है ना, फाइनेंस एंड बैंकिंग, ठीक है। तो इसमें जो है पब्लिक फाइनेंस प्लस बैंकिंग, इसे कई बार सवाल पूछा गया है, चैप्टर को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। इसमें पूछता है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इसका ट्रेंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है भारत का। जैसे पूछ देगा कि हाल के दिनों में भारत सरकार के द्वारा घोषित मौद्रिक नीति का विश्लेषण करें। अब वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MSF,
है ना, LAF, ये सारा चीज को, बैंक रेट, ये सब की वर्णन उसमें करना है। गुणात्मक, परिणात्मक जो भी संयंत्र है उसका, वो सब उसमें अपन को सबका पैटर्न डेटा के साथ लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। और इसी में देखिए कभी कभी बैंकिंग में क्या आता है, बिहार बैंकिंग से पूछता है, बिहार बैंकिंग, एक सवाल बिहार से रहता ही है बिहार बैंकिंग का। बिहार बैंकिंग रिफॉर्म्स, सुधार क्या क्या है इसका। अब जैसे नरसिंघम कमेटी का रिपोर्ट आया है ना, चलैया समिति की रिपोर्ट आई, जो भी है इस सबके कब कब सुधार बैंकिंग रिफॉर्म्स हुआ, अभी 3rd चरण का बैंकिंग रिफॉर्म्स चल रहा है, तो उसके संबंध में भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहिए बिहार से। इतना आपका एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, चैप्टर है, जिसे कि सवाल रहता ही रहता है हर साल, जो पैटर्न बना। उसके बाद एक लास्ट आता है बिहार इकोनॉमी, इससे एक सवाल आपको रहेगा, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था। अब इसमें भी वही आएगा, गरीबी, बिहार में गरीबी क्यों है, बिहार में बेरोजगारी क्यों है, बिहार में भूमि सुधार की क्या स्थिति है, बिहार में कृषि पिछड़ापन क्यों है, बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन क्यों है, औद्योगिक पिछड़ापन, ठीक है, और बिहार की ज्वलंत समस्या क्या है, जैसे सूखा, बाढ़, बिहार की ज्वलंत समस्याएं। अब जैसे बिहार कृषि रोड मैप, अभी 4था घोषणा हुआ, बिहार कृषि रोड मैप बहुत फेमस है, पढ़ लेना है पूरा, ठीक है। फिर बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति, सब पेपर में मिल जाएगा, सब पेपर में छप रहा है, यह वेबसाइट बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति, ठीक है। और बिहार की योजनाएं, बिहार की योजनाएं, जो भी आर्थिक योजनाएं, सामाजिक नहीं, आर्थिक, आर्थिक, मनरेगा, है ना, ये सब जितना है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, डीजल अनुदान, है ना, या खाद सब्सिडी, ठीक है, या PDS सिस्टम, ये सारा चीज जो बिहार का जितना चल रहा है वो बिहार इकोनॉमी के बारे में आपको एक सवाल तो आपको पक्का रहेगा वहाँ बिहार से, और आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम भी देने जा, रीजनल एग्जाम है, आप दे रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। ये सारा चीज तो बिहार की योजनाएं, नीति, भारत सरकार की योजनाएं, नीति, करंट इशू से जोड़ना, ये सारा चीज आपको वहाँ पर पूरा पढ़ के जाना है। आपको अभी पढ़िएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। बिहार का अलग से सेगमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सेक्शन है, और बाकी कुछ हम लोग ले लेंगे अलग से, जब उसको और बनाएंगे तो अलग से भी ले लिया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब जैसे उसमें है कि आपका मान लेते हैं कि PSU के बारे में है, अध्ययन करना है, ठीक है, या भारत सरकार का कुछ और भी बहुत सारी योजनाएं हैं अलग से। अब जैसे मान लेते हैं क्या पूछेगा, अभी देखिए 3-4 घटनाएं बहुत तेजी से घटी है, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, उसका प्रभाव पूछ देगा आपसे कि बताइए भारत की इकोनॉमी पर रूस इकोनॉमी, रूस यूक्रेन के युद्ध का निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सेगमेंट वाइज पढ़ना है। औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सब चीज आपको जोड़ के अटैच करके चलना है, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमास का युद्ध हो रहा है और इजराइल से, तो उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या निर्यात घटा बढ़ा, क्या हमारे यहाँ हुआ, ये सारा चीज जो है इस तरह से आपको जोड़ के पूछा जाएगा। अभी G20 सम्मेलन हुआ है अभी, ठीक है, उस पर आपको एक सवाल बना देगा वहां, जैसे ज्वलंत समस्या में है ना, ज्वलंत समस्या में आप लेंगे, मान लीजिए अगर आप लेते हैं 10 नंबर में, तो भारत की हाल के दिनों में या हाल के वर्षों में ज्वलंत समस्याएं पर आधारित, इसी से पूछिए रहा है अभी, आधारित, है ना, आर्थिक प्रश्न पूछ रहा है, खूब पूछ रहा है। अब क्या क्या पूछेगा, तो रूस यूक्रेन युद्ध पहला, दूसरा कोविड प्रभाव, खूब पूछा हर एग्जाम में, ऑडिटर में, AA में, 67 में, 68 में, खूब पूछा, सब में जोड़ के पूछा, लगातार पूछता है, पूछेगा। बहुत बड़ी घटना थी, ठीक है। अब देखिए इसमें जीविका पूछ दिया था, तो बिहार की जितनी बिहार का योजना है उसमें पढ़ लीजिए जीविका को, ठीक है ना। अभी इजराइल, है ना, इजराइल हमास युद्ध है, ठीक है, इसका प्रभाव पूछ देगा आपके इकोनॉमी पर, तो ये सारा चीज आपको पढ़ के जाना है। चौथा, G20 सम्मेलन में भारत की भूमिका प्लस आर्थिक लाभ पूछ देगा कि जो है G20 से भारत को कितना आर्थिक लाभ हुआ, क्योंकि आप इकोनॉमी के छात्र हैं तो इकोनॉमी एस्पेक्ट जोड़ देगा। अपने वैसे ही कहां से पूछ दिया, पढ़े नहीं पढ़ना, G20 पर एक पूरा योजना मैगजीन ही निकला हुआ है, उसको खोज के ले लीजिए, देखिए उसमें बहुत सारा आर्टिकल दिखा हुआ है,
उसका लिख दीजिएगा तो एकदम बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो सर्व स्वीकृत सर्वमान्य है। तो आपको इतना दिमाग आंख कान खोल के रखना पड़ेगा। इकोनॉमी डायनामिक पेपर है ना। अब कुछ भी पढ़ रहा है तो प्रैक्टिकली उसको जोड़ रहे हैं, व्यवहारिक रूप से जोड़ना है उसको कि कोई समस्या से क्या होता है। तो वहां पर आपको बना के पहले तो बेसिक वही लिखना है जो नोट्स है आपका, उसके बाद उस ज्वलन समस्या को ऐड कर देना है और ऐड करके वहां से फिर करना निकालना है। तो ये सारा चीज अब आप हाँ बोलिए। नहीं, पॉलिटिकल तो नहीं जुड़े। हाँ, चाइना से आर्थिक जैसे व्यापार, चाइना से भुगतान संतुलन हम लोगों के विपक्ष में रहता है हमेशा। अर्थात चाइना से इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, तो वो जोड़ के पूछ सकता है आपको, वो आर्थिक पहलू पूछेगा। पॉलिटिकल और सोशल तो नहीं पूछेगा इसमें, वो पूछेगा आपको GS 1-2 में। उधर GS 2 में भले पूछ सकता है जाके, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या जियो पॉलिटिक प्रॉब्लम पूछ सकता है। अगर वो पॉलिटी के पार्ट में डाल देगा तो जियो पॉलिटिकल हो गया, और अगर इकोनॉमिक पार्ट डाला तो जियो इकोनॉमिक हो गया। ठीक है ना, इस तरह से पूछता है। अब तो आपका GS का पार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कोर पेपर है ना, कोर पेपर इस सिलेबस से डिफाइंड है, इसका एक निश्चित सिलेबस है। हाँ, सिलेबस से बाहर नहीं पूछेगा, लेकिन सिलेबस का बेस टॉपिक बेस वही रहेगा। हाँ, उसमें अप्लाइड जोड़ देगा, वो अप्लाइड जोड़ देगा, उसके लिए स्वतंत्र है वो। लेकिन इतना जो 10-12 सेगमेंट बताया उसी में से आप जैसे आपको मान लेते हैं कि पब्लिक फाइनेंस है, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जोड़ देगा। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ अप्लाइड चीज पूछ देगा। अभी हाल के दिनों में बताइए कि जो है रेपो रेट में जो वृद्धि नहीं की गई है, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। दोनों अर्थव्यवस्था पर ध्यान लेके चलिए आप, कहीं से भी जोड़ के पूछा जा सकता है। अब बहुत बड़ी कोई कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो उसके अनुसार से उसको जोड़ा जाता है। देखिए, आपका एक्चुअल में वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जानना चाहता है, आपका डेप्थ जानना चाहता है, ऑफिसर क्वालिटी पहचानना चाहता है। अब रटा थोड़ी पूछेगा भारत में गरीबी के क्या कारण है, गरीबी कितने प्रकार का होता है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी कितने प्रकार, नहीं पूछेगा वो। लेकिन हाँ, अगर जो गरीबी बेरोजगारी नहीं पढ़े हैं तो फिर लिख नहीं पाएगा। वो क्या पूछेगा आपसे, वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा। क्या कहेगा, बताइए भारत में जो गरीबी है वह बेरोजगारी के कारण है, अर्थात बेरोजगारी ही गरीबी को जन्म देती है। इस पहलू को साबित करें आप, और ये बताया कि कहां तक आजादी के पश्चात आज 70 साल बीतने के बाद भी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बावजूद भी आज तक गरीबी में 33.6% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। सुझाव दे, हो गया, फंसा दिया आपको। क्वेश्चन वही चीज है, गरीबी है, बेरोजगारी है, गरीबी रेखा है, वही चीज है। और आपको अब फिर और बगल में जोड़ देगा कि भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हाल के कदमों, हाल के योजनाओं के बारे में वर्णन कर। तो आपको वहां पर जैसे पिछला बार फसल बीमा योजना पूछा था, और भी कई फसल बीमा से संबंधित योजनाओं का नाम बताइए, तो बहुत सारा था। अब आप PDS को उठा देगा आपसे, बताइए भारत में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्यों असफल है, क्यों असफल है। भारत सरकार के द्वारा बार बार प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, आखिर इसमें सुझाव दीजिए आप। तो PDS सिस्टम जब पढ़ेंगे तो सारा पहलू पढ़ लेंगे, वहां पर आपको जोड़ के बता देगा। तो देखिए, हर चीज को आप हाँ 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 जोड़ता है, पॉवर्टी में जोड़ता है। पॉवर्टी में डायरेक्ट पूछेगा MPI क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है, बताइए उसके कौन कौन से पैमाने पूछ ही देगा। पूछना ही है, कहीं से अप्लाइड कर देगा ना। तो ये देखिए, एक्चुअल में ये जो इंडियन इकोनॉमी है अप्लाइड इकोनॉमी है, इसमें आप थ्योरी नहीं रट सकते, थ्योरी नहीं कर, इसमें आपको कहीं न कहीं आंख कान खोल के आपको ऐड करके चलना पड़ेगा। हो सकता है हम तो बेसिक पढ़ाएंगे आपको, लेकिन वहां अगर बना दिया क्वेश्चन तो आपको, चूंकि GS के भी आप छात्र हैं और आप सारा दुनिया पे नजर रखे हुए हैं, आप GS में हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, साइंस टेक पढ़ते हैं, है ना, आप सारा चीज पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐड करके आपको पूछ देगा आपसे, वो किसी स्कीम को ही जोड़ देगा ना आपके साथ। तो फिर आप देखिए जोड़ देगा कि बताइए भारत में 2022 तक ही किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, तो भारत सरकार क्यों नहीं सफल हुई, इसी असफलता के पीछे कारणों को बताइए, एक हो गया, और अपना सुझाव भी दीजिए आप। तो क्या है, किसानों की आय दुगनी करने का अब क्यों रखा गया था, कब रखा गया था, क्या क्या प्रयास किया गया था। फसल बीमा उसी का पार्ट है। किसानों को अभी जो मानधन योजना दी जा रही उसी का पार्ट है वो। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाना एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट का उन्हीं का पार्ट है। तो देखिए, सारा चीज सेगमेंट में सजाना है आपको, वहां लिखना है, वहां पर आपको करना है। अब जैसे जोड़ दिया गया MSP जो है सरकार घोषणा करती है, तो क्या MSP पर्याप्त है, इसकी औचित्यतापूर्ण पर व्याख्या करें आप।
मतलब इसमें और क्या क्या सुधार होनी चाहिए, मूल्यांकन करें, क्या क्या इसकी आलोचनाएं हो सकती है। तो ये बहुत सारा चीज सेगमेंट बनता है। इंडियन इकोनॉमी इज द अप्लाइड इकोनॉमी। यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर विद द एग्जांपल, विद द कोटेशन, विद द डेटा। एकदम हर हाल में पूरा स्टीरियोटाइप लिख के नहीं आए, लिख के आएगा तो एवरेज नंबर दे देगा आपको। अगर किसी चीज को कोई योजना से जोड़ दीजिए, किसी स्कीम से जोड़ दीजिए, किसी को बिहार की घटना से जोड़ दीजिए। आप जिससे मान लिया, अगर पूछ रहे हैं आपको कि बताइए भारत की कृषि नीति अभी तक असफल रही है, तो कृषि नीति के अंदर कितना बड़ा डायमेंशन, बहुत बड़ा डायमेंशन है कृषि एग्रीकल्चर पॉलिसी का। उसमें एमएसपी भी आता है, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम भी आता है, उसमें जो है फेयर प्राइस भी आता है, पीडीएस सिस्टम भी आता है ना, सारा चीज उसी में आता है। अब उसमें से आपको सबको ऐड करके वहां पर लिखना है। तो ये सारा चीज पूरा होल फिगर आपको पता होनी चाहिए। तो एक पार्ट वाइज भी आप वहां पर लिख सकते हैं, कर सकते हैं, सब हो जाता है। पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। इस तरह से आपका अगर बेस बुक में अगर कोई बनाना चाहेंगे तो मैं बेस बुक जो है ना मिश्रा पुरी रेफर करता हूँ। मोटी किताब है, बल्कि है, मिश्रा एंड पुरी इंडियन इकोनॉमी। किसी बच्चे के पास होगा ही, और कोई किताब है तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिटेल देता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे होते हैं ना कि मतलब आप किसी को 2 रोटी खिला दीजिए तो कहेगा नहीं पेट नहीं भरा है, 2 और दे दीजिए, तो 2 और पढ़ लीजिए, तो किताब पढ़ लीजिए। समय कम है तो हम तो लिमिटेड ही पढ़ाएंगे ना, लेकिन अगर किसी को है कि नहीं हम थोड़ा डिटेल जानना है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 500-700 रुपए की किताब आती है, पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत लोग के पास किताब होगा रमेश कुमार का, ठीक है, तो रमेश कुमार का भी किताब जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मिश्रा एंड पुरी सही किताब है, क्योंकि ये किसी चीज को बहुत डिटेल दिया है। इंडियन इकोनॉमी तो आप 5 किताब पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको उतना नहीं बताना है, हमको करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं, उतना पढ़ना भी नहीं है। तो एक किताब को बेस रखिएगा, नहीं रखिएगा मेरा नोट्स काफी है, बाकी आप जीएस पढ़ी हुए हैं उसे ऐड कर लीजिएगा। देखिए किसी भी कोई नहीं तो उससे लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। देखिए वहां पर क्वेश्चन कितने नंबर का है, वहां पर जो क्वेश्चन है आपको इंडियन इकोनॉमी में जो जीएस पार्ट 2 का पार्ट है उसमें 4 क्वेश्चन रहता है, 3 लिखना है आपको। 4 में 1 ज्योग्राफी से भी रहता है, कभी कभी 2 ज्योग्राफी पार्ट का रहता है, 2 इकोनॉमी का रहता है, ठीक है। तो टोटल 114 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो 14 से भाग दीजिए कितना हुआ, 36। तो एक क्वेश्चन 36 नंबर का है और यहाँ एक क्वेश्चन 50 नंबर का है। तो अगर 36 नंबर का लेवल लिखिएगा तो 36 में जानते हैं कितना देता है जीएस में, हार्डली 22-28 जाते जाते, उससे ज्यादा नहीं देता है किसी को। और यहाँ आपको 35-36 लाना है एक क्वेश्चन पर, यानी 70% नंबर कम से कम यहाँ लाना है आपको। तो 35 नंबर यहाँ लाना है, हाँ वही तो कह रहे हैं। हाँ तो और 36 डाला ना भाई, 36 डाला तो आप 36 का नोट्स यहाँ नहीं ना लिख पाइएगा, यहाँ लेंथ भी बड़ा लिखना होगा, कंटेंट भी हैवी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है। हाँ ये नोट्स अगर उधर लिख दीजिएगा तो बूम नंबर आ जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। अगर इंडियन इकोनॉमी का नोट्स कोई वहां कई बार आया, बच्चे लोग लिखे हैं, हम फूड सिक्योरिटी यहाँ पर आए तो वहां आ गया था, यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हम एफडीआई यहाँ पर आए वहां आया हुआ था, तो लिखा खूब उम्दा लिखा लड़का, नंबर भी अच्छा खासा है, 178-79 पार कर गया, मतलब पेपर सब पेपर मिला तो होता है। तो अगर इधर का अच्छा नोट्स उधर लिखिएगा तो अच्छा नंबर आपको आ जाएगा, लेकिन वो नोट्स इधर मत लिख दीजिएगा, इधर लिखिएगा तो फिर मार्क्स आपका एवरेज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं वो इकोनॉमी के एक्सपर्ट टीचर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो वो उनको एक आपसे उम्मीद है कि नहीं आप थोड़ा विशेष जानिए, क्योंकि आपका ये चॉइस पेपर है, आपका स्पेशल पेपर है, आप अच्छा लिखिए इसमें। क्लियर है? चलिए आज का सवाल पढ़िए फटाफट, मिटा दे। क्लियर हुआ ना, एक पूरा फिगर क्लियर हुआ दिमाग से? हाँ इतने में घूमता है इंडियन इकोनॉमी, याद रखिए, इससे बाहर नहीं है। ये पूरा आपको 25 साल का पैटर्न है, 39वीं से लेके आपका 67वीं तक का है ये, ठीक है, पूरा पैटर्न है ये। चलिए